गणित कक्षा 6 अध्याय 5 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले दिया है पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 107। इसमें प्रश्न दिया है ऐसी और संख्याएं जो 3 और 5 की गुणज हैं, ये संख्याएं कहलाती हैं। तो उत्तर लिखेंगे, ऐसी संख्याएं जो 3 और 5 की गुणज हैं सार्वगुणज कहलाती हैं। ऐसी और संख्याएं 30, 45, 60 आदि हैं। सबसे छोटी 3 और 5 की गुणज संख्या 15 है। अब पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 108 पर आ चुके हैं। इसमें दिया है आइए पता लगाएं। इसमें प्रश्न नंबर पहला है, किस संख्या पर 10वीं बार इडली बड़ा कहा जाएगा? हल, वे संख्याएं जिनको इडली बड़ा कहा जाएगा 15 की गुणज होंगी। इनका अनुक्रम 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 150। अतः 10वीं संख्या जिसे इडली बड़ा कहा जाएगा 150 है। अगला है प्रश्न दूसरा, यदि खेल 1 से, ये सब प्रश्न दिए हुए हैं नीचे, आइए इसका हल करेंगे। ए नंबर का हल करेंगे। इडली 3 के गुणज के लिए कहा गया है। इसमें 1 और 90 के बीच 3 के गुणज 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 90 है। ऐसी 30 संख्याएं, अतः बच्चा 30 बार इडली कहेगा। बी, बड़ा 5 के गुणज के लिए कहा गया है और 90 के बीच 5 के गुणज 5, 10, 15, 90 हैं। ऐसी 18 संख्याएं हैं, अतः बच्चा 18 बार बड़ा कहेगा। इसके बाद सी है, इडली बड़ा संख्या 3 और 5 दोनों गुणज के लिए कहा गया है, जो कि 15 का गुणज है और 90 के बीच 15 की गुणज संख्या है 15, 30, 45, 60, 75, 90। ऐसी 6 संख्याएं, अतः बच्चा 6 बार इडली बड़ा कहेगा। अगला है प्रश्न नंबर 3, क्या होगा यदि खेल 900 तक खेला जाएगा? इसके आधार पर आपके उत्तर में क्या परिवर्तन होंगे? यहाँ पर हल करेंगे। देखिए, 1 और 900 के बीच 3 से 300 गुणज होंगे। 1 और 900 के बीच 5 से 180 गुणज होंगे। 100 900 के बीच 1 और 900 के बीच 15 से 15 के 60 गुणज होंगे। इसमें ए नंबर है, इडली 3 बार कहेगा। इसमें इडली बड़ा कहीं जाने वाली बारी भी सम्मिलित है। अगला है बी, बड़ा 180 बार कहेगा, जिसमें इडली बड़ा कहे जाने वाली बारी भी सम्मिलित है। सी है, इडली बड़ा 60 बार कहेगा। अगला प्रश्न है चौथा, क्या यह आकृति इडली बड़ा खेल से किसी रूप में संबंधित है? संकेत दिया है, कल्पना कीजिए कि आप यह खेल 30 तक खेलते हैं। अगर आप 60 तक खेलते हैं तो ऐसी ही आकृति बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, ये आकृति दी हुई है। चलिए इसको हल करेंगे। हाँ, यह आकृति इडली बड़ा खेल से संबंधित है। 60 तक के खेले गए खेल के लिए आकृति निम्नांकित है। तो यहाँ देखिए, ये चित्र बना हुआ है। यहाँ पर 3 के गुणज हैं और यहाँ पर 5 के गुणज लिखे हुए हैं। और यहाँ पर बीच में कौन हो गए? 3 और 5 के सार्वगुणज हो गए। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, इसमें नंबर नहीं दिया। आइए अब इडली बड़ा खेल कुछ अलग संख्या युग्मों के साथ खेलें। ए 2 और 5, बी 3 और 7, सी 4 और 6। हम इडली छोटी संख्या के गुणज के लिए, बड़ा बड़ी संख्या के गुणज के लिए कहेंगे। यदि खेल संख्या 60 तक खेला जा रहा हो तो आकृति 5.1 के समान आकृति बनाइए। हल करेंगे इसको हम। ए वाले को, ए नंबर वाले को 2 के गुणज और यहाँ 5 के गुणज। चलिए यहाँ पर बीच में क्या होगा? ये 2 और 5 के सार्वगुणज प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद बी है 3 के गुणज और 7 के गुणज। यहाँ पर बीच में क्या है? 3 और 7 के सार्वगुणज प्राप्त होंगे। इस तरीके से आप भी इनको बना लें। आगे बढ़ते हैं। सी वाला है 4 के गुणज, 6 के गुणज। तो यहाँ पर देखिए 4 के गुणज लिखे हुए हैं, यहाँ पर इस गोले में 6 के गुणज लिखे हुए हैं। चलिए, और यहाँ पर 6 और 4 के, इन दोनों के बीच में जो लिखे हैं वो 6 और 4 के गुणज लिखे हुए हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 109 पर आ चुके हैं हम। यहाँ पर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित संख्या में कौन सी अन्य संख्या हो सकती है? 3, 4, 5, 8, 10 और यहाँ पर आगे है क्वेश्चन मार्क। तो इसको हल करेंगे। अन्य संख्या 2 है। चलिए अगला है पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 110 पर प्रश्न दिया है, कौन सा छलांग का आकार 15 और 30 दोनों तक पहुँच सकता है?
यहाँ बहुत सारे छलांग के आकार संभव हैं, इन सभी को ढूंढने का प्रयास कीजिए। हल करेंगे। जो जंपी को 15 और 30 पर पहुंचने की अनुमति देता है, ऐसी छलांग का आकार हमें ज्ञात करना है। हमें इन दोनों संख्याओं के सार गुणनखंड ज्ञात करने हैं। 15 के गुणनखंड 1, 3, 5, 15 हैं। 30 के गुणनखंड 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। इन दोनों संख्याओं के सार गुणनखंड 1, 3, 5, 15 है। अतः जंप आकार जो जंपी को 15 और 30 पर पहुंचने की अनुमति देता है, 15 और 30 के सार गुणनखंड हैं। अतः जंप का आकार जो जंपी को 15 और 30 पर पहुंचाता है, 1, 3, 5, 15 है। अगला है प्रश्न, नीचे दी गई तालिका का अवलोकन कीजिए, इस तालिका से आपने क्या समझा। तो यहाँ पर देखिए ये तालिका दी हुई है। यहाँ पर तालिका में पहला है ये, क्या छायांकित बॉक्स संख्या के मध्य कुछ समानता है। दूसरा प्रश्न है, तीसरा है। चलिए हल करेंगे। इस तालिका में ऐसा लगता है कि दी गई अधिकांश संख्याएं किन्हीं संख्याओं के गुणज के रूप में है। पहला है, हाँ छायांकित बॉक्स संख्या के मध्य समानता है, ये संख्या 3 के गुणज के रूप में है। दूसरा है, हाँ वृत्त में अंकित संख्याओं के बीच कुछ समानता है, ये संख्याएं 4 के गुणज में है। तीसरा है, संख्याएं 36, 48, 60 छायांकित बॉक्स और वृत्त दोनों में हैं, ये संख्याएं सार गुणज कहलाती हैं। आ गया पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 110, 111। आइए पता लगाएं। इसमें प्रश्न 1 दिया है, 310 और 410 के बीच आने वाले सभी गुणज ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। 310 और 410 के 40 बीच के गुणज 320, 360, 400 हैं। अगला है प्रश्न 2, मैं कौन हूँ। ए में यहाँ पर देखिए ए दिया है, मैं 40 से कम एक संख्या हूँ, मेरा एक गुणनखंड 7 है, मेरे अंकों का जोड़ 8 है। बी है, मैं 100 से छोटी एक संख्या हूँ, मेरे दो गुणनखंड 3 और 5 हैं, मेरा एक अंक दूसरे से एक अधिक है। चलिए हल करेंगे बच्चों। ए वाला हल करेंगे। चूंकि संख्या का एक गुणनखंड 7 है, तब संख्या 7 का गुणज होनी चाहिए। 7 के गुणज 7, 14, 21, 28, 35। संख्या जिसके अंकों का योग 8 है बराबर 35, इसी चूंकि 3 धन 5 बराबर 8, अतः मैं 35 हूँ। बी है, चूंकि संख्याओं के दो गुणनखंड 3 और 5 हैं, तब संख्या 3 गुणित 5 बराबर 15 का गुणज होनी चाहिए। 100 से कम 15 के गुणज क्या क्या है, 15, 30, 45, 60, 75 और 90। इनमें 45 का एक अंक दूसरे से एक अधिक है, तो यहाँ पर मैं 45 हूँ। अगला है प्रश्न 3। तो चलिए इसको नीचे आकर हल करेंगे। यहाँ से हल करेंगे इसको। प्रश्न क्या है, एक संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से दोगुना हो, संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर कहलाती है। संख्या 28 एक पूर्ण संख्या है, इसके गुणनखंड 1, 2, 4, 7, 14 और 28 हैं। इनका योग 56 है, जो कि 28 का दुगना है। 1 से 10 के बीच एक संपूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे। 1 के गुणनखंड बराबर 1 तथा गुणनखंडों का योग बराबर 1। चूंकि 1 1 का दुगना नहीं है, इसलिए एक संपूर्ण संख्या नहीं है। 2 के गुणनखंड 1, 2 तथा गुणनखंडों का योग बराबर 1 धन 2 बराबर 3। तो चूंकि 3 और 2 का दुगना नहीं है, इसीलिए दो संपूर्ण संख्या नहीं है। 3 के गुणनखंड बराबर 1 है, 3 है तथा गुणनखंडों का योग क्या है, 1 3 को जोड़ देंगे तो 4 प्राप्त हो जाएंगे। तो चूंकि 4 3 का दुगना नहीं है, इसलिए 3 संपूर्ण संख्या नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर आगे भी हल करेंगे हम। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए 7 और 4 का ये गुणज दुगना नहीं है, इसलिए 4 संपूर्ण संख्या नहीं है। 5 के गुणनखंड बराबर 1, 5 तथा गुणनखंडों का योग 1 धन 5 बराबर 6। चूंकि 6 5 का दुगना नहीं है, इसलिए 5 संपूर्ण संख्या नहीं है। 6 के गुणनखंड बराबर 1 2 3 6 तथा गुणनखंडों का योग 1 धन 2 धन 3 धन 6 बराबर 12। चूंकि 12 6 का दुगना है, इसलिए 6 संपूर्ण संख्या है। अगला है चौथा प्रश्न, उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ये दिए हैं, इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना है। हल करेंगे। ए 20 और 28 का करेंगे। 20 के गुणनखंड बराबर 1 2 4 5 10 20। 28 के गुणनखंड 1 2 4 7 14 28। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 2 4। 35 और 50 के करेंगे। 35 के गुणनखंड यहाँ पर लिखे हुए हैं, 50 के यहाँ पर हैं।
और उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 और 5 हो जाएंगे। अगला है सी 4 और 8 12। तो 4 के गुणनखंड 1 2 4, 8 के गुणनखंड 1 2 4 8, 12 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 12। उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 2 4। इसी प्रकार डी है, 5 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 5, 15 के यहाँ लिख देंगे और 25 के यहाँ पर। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या प्राप्त हो जाएंगे, 1 और 5। अगला है 5वां प्रश्न, 3 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 25 की गुणज हैं लेकिन 50 की नहीं। हल करेंगे। 25 के गुणज 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175। 50 के गुणज क्या है, 50, 100, 150, 200, 250, 300। अतः वांछित 3 संख्याएं 25, 75 और 125 है। अगला प्रश्न है 6, अंशु और उसके मित्र 2 संख्याएं लेकर इडली वड़ा खेल खेल रहे हैं। दोनों संख्याएं 10 से छोटी हैं। पहली बार यदि कोई इडली वड़ा कहता है तो वह संख्या 50 के पश्चात आती है। वे दोनों संख्याएं क्या होंगी जिन्हें इडली और वड़ा कहा गया है। हल करेंगे। यदि पहली बार इडली वड़ा कहा जाता है तो वह संख्या 50 के बाद आती है। इसका अर्थ है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 50 से कुछ अधिक होना चाहिए एवं 6 और 9 का लघुत्तम समावर्त 54 है, जो कि 50 के बाद पहला सार्वगुणज है। अतः ये दोनों संख्याएं 6 और 9 होंगी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 7वां, खजाने की खोज खेल में ग्रम्पी ने खजाने को 28 और 70 पर रखा है। दोनों संख्याओं पर पहुंचने के लिए छलांग का आकार क्या होना चाहिए। हल करेंगे। 28 के गुणनखंड यहाँ पर लिखेंगे, 70 के यहाँ लिख देंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 2 7 और 14। अतः 28 और 70 पर पहुंचने के लिए छलांग का आकार 1 2 7 और 14 होना चाहिए। आइए अगला है प्रश्न 8। नीचे दिए गए चित्र से गुणा ने उभयनिष्ठ गुणज को छोड़कर सभी संख्याओं को मिटा दिया है। पता लगाइए कि वे संख्याएं कौन सी हो सकती हैं और उन लुप्त संख्याओं को खाली स्थान में लिखिए। तो यहाँ पर के गुणज और के गुणज ये खाली स्थान दिया है। यहाँ पर 72 48 24। चलिए सार्वगुणज हैं ये तो जो हमें दिए गए हैं। तो हल करेंगे इसका। 24 के गुणज क्या हैं, 1 2 3 4 यहाँ पर लिख दिए हैं। 48 के यहाँ पर लिखे हैं और 72 के गुणज यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके बाद उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त थे हमें या प्राप्त हो जाएंगे इतने। अतः 6 और 8 गुणज के लिए सार गुणज क्या है, 24 48 72। 6 के गुणज 8 के गुणज यहाँ देखिए ये इस तरीके से लिखेंगे, ये 6 के गुणज हैं, ये 8 के गुणज हैं और इस तरीके से हम संख्याएं यहाँ पर दोनों गुलों के अंदर लिख देंगे। चलिए आगे अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। एक सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 70 को छोड़कर 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का गुणज है। हल करेंगे। सबसे छोटी वांछित गुणज संख्या 1 2 3 4 5 6 8 9 10 का लघुत्तम समावर्त है 7 को छोड़कर। तो यहाँ पर लघुत्तम समावर्त निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप सभी को आता होगा और अगर आपको ये समझ ना आए तो अपने टीचर की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर पहले 2 से लघुत्तम समावर्त निकालेंगे, फिर यहाँ पर 2 से यहाँ 3 बार निकालेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, है ना। 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो 1 का 1 आ जाएगा। 2 का 2 में करेंगे तो 1 बार जाएगा तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। 2 का 3 में करेंगे नहीं जाएगा तो 3 के 3 लिखेंगे। 2 का 4 में चला जाएगा तो 2 बार जाएगा तो 2 लिखेंगे। इसी तरीके से ये सारा हल करेंगे। तो अतः लघुत्तम समावर्त ये प्राप्त होगा बराबर 360। इनका गुणनखंड होगा, इनका गुणा करने पर 360 प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए सबसे छोटी वांछित संख्या क्या हो जाएगी, 360 हो जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। एक सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का गुणज हो। हल करेंगे। सबसे छोटी संख्या 1 से 10 तक की संख्याओं का लघुत्तम समावर्त क्या है, यहाँ पर देखिए ये दिया है। इस तरीके से जो पहले लघुत्तम समावर्त निकाला था उसी तरीके से हम यहाँ भी निकालेंगे। यहाँ पर हल करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2520। अतः सबसे छोटी 1 से 10 तक की वांछित गुणज संख्या कितनी है, 2520। आगे है पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 113। यहाँ पर प्रश्न 21 दिया है। यहाँ पर दिया है प्रश्न दिया है
21 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 21 से 30 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं, ये निकालना है। उत्तर लिखेंगे 21 से 30 के बीच दो अभाज्य संख्याएं 23 और 29। 21 से 30 के बीच 6 भाज्य संख्याएं 22, 24, 25, 26, 27, 28। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 114 से 115। आइए पता लगाएं। इसमें प्रश्न दिया है, हम देखते हैं कि 2 एक अभाज्य संख्या है और यह सम संख्या भी है, क्या कोई अन्य सम अभाज्य संख्या है? उत्तर लिखेंगे नहीं, कोई अन्य सम अभाज्य संख्या नहीं है। अगला है दूसरा प्रश्न, 100 तक अभाज्य संख्याओं की सूची देखिए। दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं में न्यूनतम एवं अधिकतम अंतर क्या है? उत्तर लिखेंगे दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं में न्यूनतम अंतर 1 है 2 और 3 के बीच। दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं में अधिकतम अंतर 8 है 89 और 97 के बीच। अगला है तीसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक पंक्ति में एक समान संख्या में अभाज्य संख्याएं थीं? किन दहाइयों में न्यूनतम अभाज्य संख्याएं हैं? यह भी बताइए कि पृष्ठ एनसीईआरटी पुस्तक के पृष्ठ 113 पर दी गई सारणी में किनमें अधिकतम अभाज्य संख्याएं हैं? उत्तर लिखेंगे नहीं, प्रत्येक पंक्ति में एक समान अभाज्य संख्या नहीं है। दहाई 91 से 99 के बीच केवल एक न्यूनतम अभाज्य संख्या 97 है, जबकि 1 से 10 और 10 से 20 के बीच अधिकतम अभाज्य संख्याएं 4 और 4 हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या 23, 51, 37 और 26? कौन सी अभाज्य संख्या? तो यहाँ पर हल करेंगे 23 के गुणनखंड 1 23, 51 के गुणनखंड 1 3, 17 51, 37 के यहाँ पर लिखे हैं, 26 के यहाँ लिखे हैं, अतः 23 और 37 अभाज्य संख्या है। अगला है प्रश्न नंबर 5, अभाज्य संख्याओं के 3 युग्म लिखिए जो 20 से कम है और उनका योग 5 का गुणज हो। हल करेंगे 20 से कम अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनका योग 5 का गुणज है, तो 3 धन 7 बराबर 10, 5 का गुणज। इसी तरीके से 7 धन 13 बराबर 20, 5 का गुणज। 11 धन 19 बराबर 30, 5 का गुणज। अतः अभाज्य संख्याओं के 3 वांछित युग्म 3, 7, 7, 13, 11, 19 हैं। अगला है प्रश्न 6, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या हैं। इन दोनों संख्याओं में अंक 1 और 3 समान है। 100 तक की संख्या में से ऐसे अन्य सभी अभाज्य संख्याओं के युग्म ज्ञात कीजिए। हल करेंगे 100 तक की संख्याओं में से अन्य अभाज्य संख्याओं के युग्म अंक 1 और 7 के युग्म 17, 71, अंक 3 और 7 के युग्म 37, 73, अंक 7 और 9 के युग्म 79, 97। अतः अभाज्य संख्याओं के वांछित युग्म 17, 71, 37, 73 और 79, 97 है। अगला है 7वां प्रश्न, 1 से 100 के बीच 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए। उत्तर लिखेंगे 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं 89 और 97 के बीच निम्न है 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 दिया है, अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनका अंतर 2 हो जुड़वा अभाज्य युग्म कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 3 और 5 अभाज्य युग्म हैं। इसी प्रकार से 17 और 19 हैं। 1 से 100 तक के बीच अन्य जुड़वा अभाज्य युग्म ज्ञात कीजिए। उत्तर लिखेंगे 1 और 100 के बीच अन्य जुड़वा अभाज्य युग्म निम्न है 5, 7, 11, 13, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71, 73। अगला है 9वां प्रश्न, प्रत्येक कथन को सही या गलत के रूप में पहचानिए एवं स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न दिए हैं A, B, C, D, E। चलिए ए वाले को हल करेंगे सबसे पहले। सही है, क्योंकि कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 4 होगा वह 2 से विभाजित होगी। 2 से विभाजन का अर्थ है कि यह अभाज्य संख्या नहीं है। बी वाला है गलत है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल सदैव भाज्य संख्या होती है। अगला है सी, गलत है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, एक और संख्या स्वयं। आगे डी, गलत है, क्योंकि 2 सम संख्याएं हैं लेकिन भाज्य संख्या नहीं है, यह अभाज्य संख्या है। आगे ई है, सही है, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याएं 2 से बड़ी हैं और अगली संख्या सम संख्या होती है। सभी अभाज्य संख्याओं से अगली संख्या सम संख्या होती है। आगे है प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में
व्यक्त कर सकते हैं। ये यहाँ पर संख्याएं दी हैं, तो हल करेंगे। गुणनखंड करने पर 45 का यहाँ करेंगे, 60 का, 91 का, 105 का और 330 का यहाँ पर ये गुणनखंड करेंगे। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे अतः संख्या 105 तीन विभिन्न अभाज्य संख्याओं 3, 5 और 7 का गुणनफल है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। अंक 2, 4 और 5 का एक बार प्रयोग करके आप 3 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं बना सकते हैं? हल करेंगे। अंक 2, 4 और 5 के एक बार के प्रयोग से बनने वाली संख्याएं, तो यहाँ पर ये संख्याएं दी हुई हैं 245, 254, 200, 425, 452, 524 और 542। तो 245 -5 से विभाज्य अभाज्य संख्या नहीं है, 254 -2 से विभाज्य अभाज्य संख्या नहीं है, और 425 में -5 से विभाज्य अभाज्य संख्या नहीं है, 452 -2 से विभाज्य अभाज्य संख्या नहीं है, 524 -2 अभाज्य संख्या नहीं है, 542 -2 अभाज्य संख्या नहीं है। अतः अंक 2, 4 और 5 का एक बार प्रयोग करके 3 अंकों की अभाज्य संख्या नहीं बना सकते। चलिए अगला है 12वां प्रश्न। ध्यान दीजिए कि 3 अभाज्य संख्या हैं और 2 × 3 धन 1 = 7 भी एक अभाज्य संख्या है। क्या और भी ऐसी अभाज्य संख्या हैं जिन्हें 2 से गुणन करके 1 जोड़ने पर अन्य अभाज्य संख्या प्राप्त होती है? ऐसे कम से कम 5 उदाहरण ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। 5 अभाज्य संख्याएं जिन्हें 2 से गुणन करके 1 जोड़कर अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। पहला है 5, 2 × 5 धन 1 = 10 धन 1 = 11 अभाज्य संख्या। दूसरा है 11, 2 × 11 धन 1 = 22 धन 1 = 23 अभाज्य संख्या है। इसके बाद 23, 2 × 23 धन 1 = 46 धन 1 = 47। इसी तरीके से 29 में 2 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 59, ये भी अभाज्य संख्या है। 41 में 2 का गुणा करके 1 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 83, ये भी अभाज्य संख्या है। अतः 5, 11, 23, 29 और 41 ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 115 पर आ चुके हैं हम। यहाँ पर प्रश्न जांचिए क्या ये युग्म सुरक्षित है? ए 15 और 39, बी 4 और 15, सी 18 और 29, डी 20 और 55। यहाँ पर नीचे हल करेंगे। गुणनखंड करने पर यहाँ पर देखिए 15 का गुणनखंड 3 × 5, 39 का 3 × 13, अतः युग्म सुरक्षित नहीं है। अगला है बी, 4 का गुणनखंड 2 × 2, 15 का गुणनखंड 3 × 5, अतः युग्म सुरक्षित नहीं है। सी, 18 का गुणनखंड 2 × 3 × 3, 29 का है 29, अतः युग्म सुरक्षित नहीं है। तीसरा है डी है 20 = 2 × 2 × 5, 55 = 5 × 11, अतः युग्म सुरक्षित नहीं है। अब आगे पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 116 पर आ चुके हैं। प्रश्न दिया है इसमें, निम्नलिखित में कौन सा संख्या युग्म सह अभाज्य है? यहाँ पर देखिए ए है 18 और 35, बी है 15 और 37, सी है 30 और 415, डी है 17 और 69, ई है 81 और 18। हल करेंगे। दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई सार्व गुणनखंड नहीं होता सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। गुणनखंड करने पर ए 18 = 1 × 2 × 3 × 3, 35 = 1 × 5 × 7। इस संख्या युग्म में एक के अतिरिक्त कोई सार्व गुणनखंड नहीं है, अतः संख्या युग्म 18 और 35 सह अभाज्य है। बी 15 = 1 × 3 × 5, 37 = 1 × 37। यहाँ एक के अतिरिक्त कोई सार्व गुणनखंड नहीं है, अतः संख्या युग्म 15 और 37 सह अभाज्य है। सी 30 = 1 × 2 × 3 × 5, 415 = 1 × 5 × 83। यहाँ 5 सार्व गुणनखंड है, अतः संख्या युग्म 30 और 415 सह अभाज्य नहीं है। आगे डी है 17 = 1 × 17, 69 = 1 × 3 × 23। यहाँ एक के अतिरिक्त कोई सार्व गुणनखंड नहीं है, अतः यह संख्या युग्म सह अभाज्य है। ई पर आते हैं। 81 का गुणनखंड यहाँ करेंगे, यहाँ लिखेंगे 18 के यहाँ लिखेंगे, यहाँ 3 × 3 सार्व गुणनखंड है, अतः संख्या युग्म 81 और 18 सह अभाज्य नहीं है। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं हम।
भिन्न संख्या युग्म लेकर इडली बड़ा खेल खेलते हुए अंशु ने एक रोचक बात देखी। यहाँ पर देखिए ये बिंदु दिए हैं। उपरोक्त प्रत्येक कथन के लिए उदाहरण खोजिए। यह संख्या युग्म के सही अभाज्य होने से किस प्रकार संबंधित है। चलिए इसको भी हल करेंगे। पहला है, यह तभी संभव है जबकि दो संख्याएं सह अभाज्य हों। इसका अर्थ है कि उनके एक के अतिरिक्त कोई सार गुणनखंड न हो। उदाहरण, संख्या 3 और 5 का युग्म। 3 और 5 का गुणनखंड बराबर 3 × 5 बराबर 15। 3 और 5 का सबसे छोटा गुणज भी 15 है। अतः 3 और 5 सह अभाज्य है और इनका सबसे छोटी गुणज 15 है दूसरा है, यह केवल उस स्थिति में संभव है जबकि दो संख्याएं सह अभाज्य न हो। ऐसी स्थिति में सबसे छोटा गुणज दोनों संख्याओं के गुणनफल से कम हो। 4 और 6 का गुणनफल बराबर 4 × 6 बराबर 24। 4 और 6 का लघुत्तम समावर्त बराबर 12 क्योंकि इनका सार गुणनखंड 2 है। चूंकि 4 और 6 सह अभाज्य नहीं है अतः सबसे छोटा सार गुणज दोनों संख्याओं से छोटा था। आगे है प्रश्न अगला, तो चलिए इसका यहाँ पर हल करते हैं हम। तीसरी आकृति में 16 खूंटियां हैं और धागे का अंतर 6 है। आकृति 4 में 24 खूंटियां और धागे का अंतर 6 है। हाँ, यह संख्याएं सह अभाज्य होने से संबंधित हैं। तो ये यहाँ पर ये हमारा हल हो गया। चलिए आगे है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 117। इसमें प्रश्न दिया है, निम्नलिखित के लिए ऐसी ही आकृतियां बनाइए। ए 15 खूंटी धागे का अंतर 10, बी 10 खूंटी धागे का अंतर 7, सी 14 खूंटी धागे का अंतर 6, डी 8 खूंटी धागे का अंतर 3। तो चलिए देखिए यहाँ पर ये चित्र बना लिए हैं। ये प्रश्न में दिए हैं। ये यहाँ पर उत्तर मतलब हमें बनाना थे, मतलब चित्र बनाना थे, तो यहाँ पर ये हमने बना दिए। चलिए इसी तरीके से आप भी ये बना लें अपने फेयर कॉपी में। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यह आकृति 5.8 ये ऊपर है। अगला प्रश्न है, लेकिन अंशु ने गलती कहाँ की। हल करेंगे। यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हैं तो हमें दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने चाहिए। यह निश्चित करना चाहिए कि उनके सार्व अभाज्य गुणनखंड होते हैं या नहीं। अंशु ने यह गलती की कि उसने पूरे गुणनखंड नहीं किए, जिससे गलत निष्कर्ष निकला। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 120 पर आ चुके हैं हम। आइए पता लगाएं। इसमें प्रश्न 1 दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये देखिए ये संख्या दी हैं, हल करेंगे। दी हुई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडन करने पर 1 64, यहाँ पर ये देखिए 64 का वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये इसके गुणनखंड निकल गए। यहाँ पर 105 और 243 का निकालेंगे। इस पर भी यहाँ पर देखिए ये गुणनखंड निकल चुके हैं। इसी तरीके से 320 141 का निकालेंगे। यहाँ पर 320 के गुणनखंड ये हैं और 141 के यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद है 1728 और 729 इनके गुणनखंड। यहाँ पर 729 के यहाँ पर दिए हैं और 1728 के यहाँ पर दिए हुए हैं। आगे है 8 नंबर का 1024 के और 1381 के निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 1331 है ये, तो 1331 के यहाँ पर दिए हैं और 1024 के यहाँ पर दिए हैं। अगला है 10वां 1000 का निकालना है, तो 1000 के यहाँ पर गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में एक बार 2 या 2 बार 3 और एक बार 11 हो तो वह संख्या क्या होगी। हल करेंगे प्रश्नानुसार। संख्या 2 × 3 × 3 × 11 बराबर 198। अतः अभी संख्या कितनी होगी 198। अगला प्रश्न है 3। 30 से छोटी ऐसी 3 अभाज्य संख्याएं बताइए जिनका गुणनफल 1955 हो। हल करेंगे। 1955 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो यहाँ पर देखिए ये गुणनखंड करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएंगे 1955 के 15 × 5 × 17 × 23। हाँ, सभी गुणनखंड अभाज्य संख्याएं तथा 30 से कम है। अतः 3 अभाज्य संख्याएं जिनका गुणनफल 1955 है, 5, 17 और 23 है। अगला है चौथा प्रश्न। बिना गुणा किए निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए।
ए 56 गुणित 25, बी 108 गुणित 75, सी 100 गुणित 81। हल करेंगे ए 56 गुणित 25 को। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों के गुणनखंड निकालेंगे हम। 56 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, यहाँ पर निकल चुके हैं, और 25 के अभाज्य गुणनखंड ये दिए हुए हैं यहाँ पर। अतः अभीष्ट गुणनखंड क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 56 गुणित 25, यहाँ पर ये हल करेंगे तो यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएंगे। अगला है बी 108 गुणित 75। दोनों के यहाँ पर देखिए गुणनखंड निकालेंगे हम। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर हल किया हुआ है, नीचे दिया है, इसलिए 108 के अभाज्य गुणनखंड 108 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। 75 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 75 बराबर 3 गुणित 5 गुणित 5। अतः अभीष्ट गुणनखंड बराबर 108 गुणित 75। इन दोनों का गुणा करके हल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर ये गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। चलिए अगला है 1000 गुणित 81। इनके यहाँ पर निकालेंगे तो देखो, इसलिए 1000 के अभाज्य गुणनखंड 1000 गुणित 1000 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। 81 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर प्राप्त होंगे, और 1000 के यहाँ पर दोनों के अभीष्ट गुणनखंड क्या हो जाएंगे, दोनों के यहाँ पर निकलेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएंगे, ये गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 5। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसके अभाज्य गुणनखंड में ए 3 अलग अभाज्य संख्याएं हों, बी 4 अलग अभाज्य संख्याएं हों। हल करेंगे। ए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3 और 5 है, अतः छोटी से छोटी अभीष्ट संख्या 2 गुणित 3 गुणित 5 बराबर 30। बी 4 अलग अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5 और 7 हैं, अतः अभीष्ट संख्या 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7 बराबर 210 होगी। आगे है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 122। आइए पता लगाएं। इसमें प्रश्न 1 दिया है, चलिए यहाँ पर हल करेंगे। ए वाले को हल करेंगे 30 और 45। अनुमान ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती क्योंकि ये दोनों 5 से विभाज्य हैं। यहाँ पर देखिए आता है 30 और 45 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 30 बराबर यहाँ प्राप्त हो जाएंगे गुणनखंड, और 40 के यहाँ पर प्राप्त होंगे। सार गुणनखंड 3 और 5 होंगे, अतः 3 और 45 सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। बी है 57 और 85। चलिए अनुमान है यह सह अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। अब 56 और 85 गुणनखंड करने पर यहाँ पर देखिए 57 और 85 के गुणनखंड करेंगे, इसमें सार गुणनखंड कोई भी नहीं है, अतः 57 और 85 सह अभाज्य संख्या है। सी पर आएंगे 121 और 1331। अनुमान क्या है, ये सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती क्योंकि ये दोनों 11 से विभाज्य हैं, अतः इनके गुणनखंड करेंगे तो 121 के ये प्राप्त हो जाएंगे और 1331 के यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। सार गुणनखंड क्या होंगे, 11 11, अतः 121 और 1331 सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। चलिए इसके बाद डी पर आते हैं। 343 और 216। अनुमान क्या है, ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती क्योंकि ये भाज्य संख्याएं हैं, अतः 343 और 216 के गुणनखंड करने पर तो इन दोनों के गुणनखंड करते हैं यहाँ पर। इनमें सार गुणनखंड कोई भी नहीं है, अतः ये सहभाज्य संख्याएं हैं। प्रश्न नंबर 2। क्या पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित होती है, अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर देखिए बी तक यहाँ पर हल करना है, ABCD डी तक हल करना है। हल करेंगे एक ए वाले को, यहाँ पर देखिए इसके गुणनखंड दोनों के निकालेंगे, और फिर क्या है नीचे क्या लिखा है, क्योंकि 27 की सभी अभाज्य गुणनखंड 225 की अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः 225 27 से विभाजित नहीं है। इसी प्रकार बी का निकालेंगे, यहाँ पर दोनों गुणनखंड निकालेंगे, निष्कर्ष क्या निकलेगा, अतः 96 24 से विभाजित है। आगे है सी वाला 343 और 17। 343 के गुणनखंड यहाँ निकालेंगे, 17 के यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर निष्कर्ष निकलेगा 343 17 से विभाजित नहीं है। आगे है डी 999 और 99। तो 999 के यहाँ पर गुणनखंड निकालेंगे, 99 के यहाँ पर निकाल देंगे, और निष्कर्ष निकलेगा आता है 999 99 से विभाजित नहीं है। आगे है प्रश्न नंबर 3। पहली संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 3 गुणित 7 है और दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणित 7 गुणित 11 है।
क्या ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं? क्या इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या को विभाजित करती है? हल करेंगे। पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर दिए हुए हैं, दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर दिए हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 3 और 7। ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं क्योंकि इनके 3 और 7 उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, क्योंकि इनमें से किसी भी संख्या के गुणनखंड दूसरी संख्या में नहीं है, अतः इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या को विभाजित नहीं करती है। अगला है चौथा। गुणा कहता है कि कोई भी दो अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य होती हैं, क्या वह सही है? उत्तर लिखेंगे हाँ, गुणा सही है क्योंकि दो अभाज्य संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होते, अतः वे हमेशा सहअभाज्य होती हैं। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 123। इसमें प्रश्न दिया है, इस कथन का विचार कीजिए, जो संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं वे 0 पर समाप्त होती हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? उत्तर लिखेंगे हाँ, सहमत हैं, क्योंकि किसी संख्या के अंत में अर्थात इकाई स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। प्रश्न अगला है, कथन पर विचार कीजिए, जो संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं वे या तो 0 पर समाप्त होती हैं या 5 पर समाप्त होती हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? उत्तर लिखेंगे हाँ, इस कथन पर सहमत है। आगे पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 124। इसमें प्रश्न दिया है, इस कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर ये कथन दिया है, चलिए हल करेंगे इसको। हाँ, इस कथन से सहमत हैं क्योंकि जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर 0 या सम संख्या होती हैं वे 2 से विभाजित होती हैं। 399 और 411 के बीच के 2 के गुणज 400, 402, 424, 406, 408 और 410 हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर अगला है, तो चलिए इसको हल करेंगे। यहाँ पर इसमें प्रश्न में क्या दिया है, 330 और 340 के बीच ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 4 से विभाज्य हों। साथ ही 1730 और 1740 तथा 2030 और 2040 के बीच ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 4 से विभाज्य हों, आप क्या देखते हैं? उत्तर लिखेंगे 330 और 340 के बीच 4 से विभाज्य संख्याएं 332 और 336। 1730 और 1740 के बीच 4 से विभाज्य संख्याएं 1732 और 1736। 2030 और 2040 के बीच 4 से विभाज्य संख्याएं 2032 और 2036। हम यहाँ देखते हैं कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वे संख्याएं 4 से विभाजित होती हैं। अगला प्रश्न है, क्या 8536 संख्या 4 से विभाज्य है? उत्तर लिखेंगे क्योंकि इस संख्या के अंतिम 2 अंक अर्थात 36 4 से विभाज्य हैं, अतः 8536 से 4 से विभाज्य है। प्रश्न लिखेंगे, इन कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए ये कथन दिए हुए हैं, यहाँ पर उत्तर पहला लिखेंगे हाँ सहमत हैं, यह कथन सत्य है। दूसरा है हाँ सहमत हैं, यह कथन सत्य है। तीसरा हाँ सहमत हैं, यह कथन सत्य है। चलिए पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 125 पर आ चुके हैं। इसमें प्रश्न दिया है, 120 और 140 के बीच ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाजित हों। साथ ही 1120 और 1140 तथा 3120 और 3140 के बीच ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाज्य हों, आप क्या देखते हैं? उत्तर लिखेंगे 120 और 140 के बीच 8 से विभाज्य संख्या 128 और 136। तो 1120 और 1140 के बीच 8 से विभाज्य संख्या 1128 और 1136। 3120 और 3140 के बीच 8 से विभाज्य संख्या 3128 और 3136। हम यहाँ देखते हैं कि यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो संख्या 8 से विभाज्य होगी। अब प्रश्न अगला है, 8560 के अंतिम 2 अंक इस प्रकार बदलिए ताकि परिणामी संख्या 8 का गुणज हो। उत्तर लिखेंगे 8560 के अंतिम अंक बदलने पर 8 की गुणज संख्या 8576 और 8584। अगला है प्रश्न, इन कथनों का विचार करें। तो यहाँ पर देखिए ये कथन दिए हुए हैं, इन कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है। उत्तर लिखेंगे पहला है हाँ सहमत हैं, हाँ यह सही है क्योंकि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 3 शून्य हैं जैसे 1000 तो 1008 का गुणज है। दूसरा है हाँ सहमत हैं, यह कथन सही है। तीसरा है हाँ सहमत हैं, यह कथन सही है। उदाहरणार्थ 4824 के 3 अंक 824 हैं
जो कि 8 से विभाज्य हैं। आ गया पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 125 से 126। आइए पता लगाएं। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है और यहाँ पर इसके अंतर्गत ये 2 प्रश्न भी दिए हैं। चलिए हल करेंगे। ए, मेरे जन्म का वर्ष 2012 है। 2012 से लेकर 2024 तक अधि वर्ष 2012, 2016, 2022 और 2024 है। बी वाला करेंगे। यहाँ पर देखिए 2024 से 2099 तक अधि वर्ष कितने हैं? 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92 और 2096। अतः 2024 से 2099 तक 19 अधिवर्ष होंगे। अगला है दूसरा प्रश्न। सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्याओं का पता लगाइए जो 4 से विभाज्य हों और पैलिंड्रोम भी हों। हल करेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी पैलिंड्रोम 9999। जांच करेंगे। 9999 माइनस 4 करेंगे से विभाज्य नहीं है और 9889 4 से अविभाज्य है। 9779 4 से अविभाज्य और 9669 4 से अविभाज्य। 9559 माइनस 4 से अविभाज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस तरीके से 9449 4 अविभाज्य। इस तरीके से ये पूरी अविभाज्य संख्याएं होंगी, 4 से अविभाज्य संख्या होंगी। केवल एक 8888 ये 4 से विभाज्य संख्या होगी। अतः 8888 4 अंकों की 4 से विभाज्य सबसे बड़ी पैलिंड्रोम है। 4 अंकों की 4 से विभाज्य सबसे छोटी पैलिंड्रोम 1001। जांच करेंगे। यहाँ पर 1101 4 से अविभाज्य है। इसी तरीके से ये सारी अविभाज्य संख्याएं ये दी हुई हैं। यहाँ पर ये सारी की सारी अविभाज्य हैं और विभाज्य कौन सी है? 2112। ये 4 से विभाज्य है। चलिए अतः 2112 4 अंकों की 4 से विभाज्य सबसे छोटी पैलिंड्रोम है। अगला है प्रश्न 3। खोजिए और ज्ञात कीजिए कि क्या प्रत्येक कथन सदैव सत्य है, कभी कभी सत्य है या कभी भी सत्य नहीं है। आप अपने तर्क के संबंध में उदाहरण दे सकते हैं। पहला है 2 सम संख्याओं का योगफल 4 का गुणज होता है। बी, 2 विषम संख्याओं का योगफल 4 का गुणज होता है। हल करेंगे। ए, 2 सम संख्याओं का योगफल 4 का गुणज होता है, कभी कभी सत्य है। उदाहरणार्थ ये उदाहरण दिए हुए हैं। अगला है बी, 2 विषम संख्याओं का योगफल 4 का गुणज होता है, कभी कभी सत्य है। उदाहरणार्थ 3 धन 7 बराबर 10 4 गुणज नहीं है। 5 धन 7 बराबर 12 4 गुणज नहीं है। अगला है इसके बाद चौथा प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को ए 10, बी 5, सी 2 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ये संख्या दी हुई है। हल करेंगे। हम यहाँ 78 को 10, 5 और 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर भाग देंगे तो क्या शेषफल 8 प्राप्त होगा। 78 में 5 का भाग देंगे तो 3 शेषफल प्राप्त होगा और 78 में 2 का भाग देंगे तो शेषफल 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार इसका करेंगे 99 का। 99/10 शेषफल 9 प्राप्त होगा। 99/5 शेषफल 4 प्राप्त होगा। 99/2 शेषफल 1 प्राप्त होगा। तीसरा है 173। 173/10 शेषफल 3। 173/5 शेषफल 3। 173/2 शेषफल 1। चौथा है 572। 572/10 शेषफल 2। 572/5 शेषफल 2। 572/2 शेषफल 0। पांचवा 980। 980/10 शेषफल 0। 980/5 शेषफल 0। 980/2 शेषफल 0। अगला है छठा 1111 का निकालेंगे। 1111/10 शेषफल 1। 1111/5 शेषफल 1। 1111/2 शेषफल 1 प्राप्त होगा। फिर यह है सातवां 2345। 2345/10 शेषफल 5। 2345/5 शेषफल 0। 2345/2 शेषफल 1। अगला है पांचवा। शिक्षक ने पूछा कि क्या 14560 संख्याएं 2, 4, 5, 8 और 10 सभी से विभाज्य हैं। गुणा ने इनमें से
केवल दो संख्याओं से 14,560 की विभाज्यता की जांच की और कहा कि 14,560 उन सभी संख्याओं से भी विभाज्य है। वे दो संख्याएं क्या हो सकती हैं? तो चलिए यहाँ पर हल करेंगे। यदि संख्या 8 और 5 से विभाज्य है तो वह 2, 4 और 10 से भी विभाज्य होगी। यदि संख्या 8 से विभाज्य है तो वह निश्चित रूप से 2 और 4 से विभाजित होगी। यदि संख्या 5 से विभाज्य है तो उसके अंत में 0 और 5 होना चाहिए, लेकिन संख्या को 8 से भी विभाज्य होना चाहिए, तब उसके अंत में 0 होना चाहिए। ऐसी संख्या जिसके अंत में 0 है 10 से भी विभाज्य है। अतः अभी संख्या 8 और 5 है। इसके बाद बच्चों ये आगे दिया है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 4, 5, 8 और 10 से विभाज्य है? 572, 2352, 5600, 6000 और 7,76,22,160 ये भी दी हुई है। अगला यहाँ पर हल करेंगे हम इसको। ये देखिए ये टेबल दी हुई है, इसको आप बच्चों आराम से अपनी फेयर कॉपी में इसको बना लें। यहाँ पर देखिए मैं जूम कर देता हूँ। अगर आपको दिखाई न दे तो आप इसको वीडियो को पॉज करके जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पर संख्या दी हुई है 572 और 2352 दो संख्याओं का यहाँ पर दिखाया गया है। 2 से विभाज्य और 4 से विभाज्य, 5 से विभाज्य था, 8 से विभाज्य था और 10 से विभाज्य था। ये कॉलम अलग अलग दिए गए हैं, तो सब में सभी की तरीके से यहाँ पर हल किया गया है। इसके बाद ये दोनों आप रो हल करने के बाद चलिए अगली 2 रो पर आते हैं। यहाँ पर 3 रो दी हुई हैं। यहाँ पर इनको आप लिखना। यहाँ पर 5600 दी हैं, यहाँ पर 6000 और यहाँ पर 7,76,22,160 दिए हैं। तो ये आप वीडियो पॉज करके और इसको जूम करके आप आसानी से प्रत्येक कॉलम वाले बॉक्स में आप इसको लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। अगला है प्रश्न नंबर 7। दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 10,000 है। दोनों संख्याओं का इकाई अंक 0 नहीं होना चाहिए। हल करेंगे। 10,000 के गुणनखंड करने पर तो यहाँ पर 10,000 गुणनखंड यहाँ प्राप्त करेंगे। तो आखिर में इनको सभी को तोड़ लेंगे। आखिर में हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? देखिए ये 2 का 16 और 5 के गुणनखंडों से 625 प्राप्त होगा। अतः दो संख्या 16 और 625 है। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 127 से 128 पर पहुँच गए हम। इसमें दिया है प्रश्न, ग्रेड एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में दिए को केवल अभाज्य संख्याओं से भरिए ताकि प्रत्येक पंक्ति का गुणनफल पंक्ति के दाईं ओर की संख्या हो और प्रत्येक स्तंभ का गुणनफल स्तंभ के नीचे की संख्या हो। हल करेंगे। यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से ये बॉक्स बनाएंगे। इस तरीके से बच्चों ये आप भी अपने फेयर कॉपी में इन बॉक्स को बना लें। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न आ चुके हैं यहाँ पर। इन प्रश्नों में पहला प्रश्न है, ऐसी संख्या कौन सी है जो न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है? तो ये सही ऑप्शन है 1। दूसरा है, संख्या 1170 किस संख्या से विभाज्य नहीं है? सही ऑप्शन है 4। तीसरा है, 4, 8, 12, 16 किस संख्या के गुणज हैं? सही ऑप्शन है 3। अगला है चौथा, 3 और 7 का सारगुणज है। सही ऑप्शन है 2, 21। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर पहले रिक्त स्थान में हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे विषम। दूसरे रिक्त स्थान में लिखेंगे गुणनखंड। तीसरे रिक्त स्थान में हम भरेंगे 8 और चौथे रिक्त स्थान भरेंगे सह अभाज्य। 5वें रिक्त स्थान भरेंगे 6। चलिए बच्चों इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है, यहाँ पर अन्य प्रश्न में दिया है पहला प्रश्न, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो क्या कहलाती हैं? उत्तर लिखेंगे, दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो अभाज्य युग्म कहलाती हैं। अगला है दूसरा प्रश्न, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी? हल करेंगे। दी हुई संख्या 5 और 12 के गुणनखंड से विभाज्य होगी। अभिष्ट संख्या 5 × 12 = 60, अतः संख्या 60 से सदैव विभाज्य होगी।
आगे है प्रश्न 3, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। हल करेंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर इसके कितने गुणनखंड प्राप्त होंगे हमें यहाँ पर लिख दिए हैं। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 4, 12 के 5 सार गुणज ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। 12 के हैं 24, 36, 48, 60, 72। अगला है प्रश्न 5, संख्या 3 और 15 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड क्या है। हल करेंगे। 3 के गुणनखंड 1, 3, 15 के गुणनखंड 1, 3, 5 और 15, अतः सबसे बड़ा सार गुणनखंड 3 है। इसके बाद प्रश्न 6 है, क्या 6 अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। हल करेंगे। 6 भाज्य संख्या है क्योंकि इसे 2 से अधिक संख्याओं 1, 2, 3 और 6 से विभाजित किया जा सकता है। अगला है 7वां प्रश्न, 60 और 70 के बीच भाज्य संख्याएं लिखिए। हल करेंगे। 60 और 70 के बीच भाज्य संख्याएं 62, 63, 64, 65, 66, 68 और 69 हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, 3 ऐसी अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 30 से कम हो और उनका गुणनफल 1955 हो। हल करेंगे। 1955 बराबर 5 × 17 × 23। ये सभी गुणनखंड अभाज्य हैं और 30 से कम हैं, अतः अभीष्ट अभाज्य संख्या 5, 17 और 23 है। अगला है प्रश्न 9, जांच कीजिए कि 25 और 26 अभाज्य संख्याएं हैं। हल करेंगे। 25 के गुणनखंड 1, 5, 25, 26 के गुणनखंड 1, 2, 13, 26 नहीं, एक के अतिरिक्त कोई अवयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः 25 और 26 अभाज्य संख्याएं हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा अध्याय 5 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।